Hi students, welcome to IIT Manthan and let's continue with the chapter of chemical bonding. I am Sahil. हमने लास्ट क्लास में हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ा था. हाइब्रिडेशन की थियरी में हम sp हाइब्रिडेशन के बारे में बात की थी, sp2 के बारे में बात की थी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट sp3 के बारे में बात की थी. वो एंगल समझना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए, लेकिन टाइम दो उसको थोड़ा सा sp3 हाइब्रिडेशन को समझने में. कैसे दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल, किन्हीं भी दो बॉन्ड्स का एंगल बीच का एंगल सेम है, और कैसे किन्हीं दो बॉन्ड्स के बीच का डिस्टेंस भी सेम है. इस पर थोड़ा ध्यान दो. और फिर अब हम मूव करेंगे VSEPR थियरी पे. VSEPR फुल फॉर्म क्या है इसका? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी. और ये क्या बताती है हमें? ये बॉन्ड एंगल्स के बारे में बताती है और शेप के बारे में बताती है. इंफॉर्मेशन क्या देती है ये शेप के बारे में? शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड बॉन्ड एंगल्स के बारे में आइडिया बताती है. साथ में ये हम इसमें काफ़ी हेल्प लेंगे किसकी? हाइब्रिडेशन वाली थियरी की, जो इसे जस्ट पहले हमने पढ़ी थी हाइब्रिडेशन थियरी, उसकी भी हेल्प लेंगे काफ़ी, और उसकी हेल्प से हम बॉन्ड एंगल्स बताएंगे. करेक्ट. तो ये थियरी किस पे बेस्ड है? देखो क्या होता है, कोई भी सपोज मॉलिक्यूल है, लेट्स टेक द केस ऑफ वाटर. हाँ, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं और दो बॉन्ड्स हैं. तो जो बॉन्ड्स हैं उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और इसको बोलते हैं ऑफ कोर्स लोन पेयर. तो यानी इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल का, तो इलेक्ट्रॉन्स या तो बॉन्ड में होंगे, तब तो बन गए बॉन्ड पेयर. एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोवलेंट के? दो होते हैं ना. तो या तो दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर हो गए, दो इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो या तो दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बॉन्ड में होगा या लोन पेयर में होगा. तो दो नाम हो गए, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर. और इनके बेसिस पे वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ने रिसर्च की और हमें बताया कैसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन्स होगी. तो ये थ्योरी क्या बताती है? There are repulsions between bond pair and lone pair. करेक्ट. अब इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्जन्स तो होगी ही होगी. एंड बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. तो ये तीन तरह के रिपल्जन्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रिपल्जन्स तो होगी ही होगी. अब अगर वो बॉन्ड में है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, आपस में रिपल्जन है. ये लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, रिपल्जन है. हाइब्रिडेशन क्या होती है वाटर की? sp3 होती है. वाटर में कोई पूछे हाइब्रिडेशन क्या है, तो अब वो टाइम आ चुका है कि सीधा बोल दो sp3. नहीं आता यकीन तो देख लो, दो बॉन्ड्स हैं, दो लोन पेयर्स हैं, z की वैल्यू होगी 4 में sp3 होती है. करेक्ट. z की वैल्यू जब 4 हो तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हाइब्रिडेशन इज sp3. नाउ कौन कौन सी रिपल्जन है इसमें, किस किस प्रकार की? वेरियस टाइप्स ऑफ रिपल्जन्स. एक तो ये है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन, एक ये प्रकार हो गया. एक बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की रिपल्जन, और एक लोन पेयर की रिपल्जन. तो बोल रहा है तीन तरह की रिपल्जन एग्जिस्ट करती है किसी मॉलिक्यूल में. सीधी सी बात है, पता है तुम्हें. सेकेंड पॉइंट, लोन पेयर रिपल्जन जो है इस मैक्सिमम. इन तीन टाइप्स की रिपल्जन में सबसे मैक्सिमम रिपल्जन किसकी है? लोन पेयर की. फिर उसके बाद फॉलोड बाय
लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और लास्ट में लीस्ट रिपल्जन किसकी है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कुछ इसके हिस्से में है, कुछ इसके हिस्से में है, राइट? डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप से हैं, लाइन में लगे हुए हैं, एक तरह से बॉन्ड में भरे हुए हैं, यहाँ भी हैं थोड़े थोड़े, यहाँ भी हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या है? खाली से पड़े हुए हैं, सिर्फ इसके पास है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा इनका, एक ही जगह पे लोकलाइज से पड़े हुए हैं, तो लोन पेयर की रिपल्जन मैक्सिमम होती है। अब 2 लोन पेयर आ गए तो भयंकर रिपल्जन, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर हो थोड़ी सी कम हो गई, और एक भी लोन पेयर ना हो, 2 बॉन्ड पेयर हो तो लीस्ट रिपल्जन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 3 बातें याद रखनी है, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताने में कि कैसा स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का। मैक्सिमम किसकी होती है? लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर। फिर हमें ध्यान देना है इस बात पे कि एक चीज़ होती है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और एक चीज़ होती है शेप। जैसे कि बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। मैंने बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल हैज टू बी 109 डिग्री 28 मिनट। यूनिट है ये एंगल की, डिग्री और मिनट, इतना होना चाहिए एंगल। अब जैसे केस देखते हैं CH4 का, एक केस देखते हैं NH3 का, एक केस देखते हैं H2O का। मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये 3 केस? क्योंकि आई वॉन्ट यू टू नो द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। तीनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। ना यकीन आए तो कैलकुलेट करके देख लो। सेंट्रल एटम क्या फॉर्मूला था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके 5 + 3 8 और अपॉन 2 Z = 4। इसमें भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम, Z4 आ गया। इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 4 मोनोवैलेंट एटम्स, Z की वैल्यू 4 आ गई। करेक्ट? हाँ, अब सबकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। तो sp3 अगर बोल रहा है कोई, तो बॉन्ड एंगल हमारे दिमाग में क्या जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इसमें सारे बॉन्ड एक से हैं। C कार्बन और हाइड्रोजन में सारे बॉन्ड एक से हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, चारों बॉन्ड ऐसे हैं, तो शेप भी इस तरह से होगी। मैंने बताया था कैसे होती है। 2 तो इस तरह से, फेस के डायगोनल, ठीक है, फेस है जो ये वाला, कोना है, कॉर्नर है रूम का, उसके डायगोनल जो है ये वाला डायगोनल, उसके कोने वाले, और 2 जो ये फेस है इधर वाला, इसके डायगोनल्स, लेकिन ऑपोजिट डायगोनल्स ये वाले। तो एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये वाले, ये और ये हो गया टेट्राहेड्रल। इसको टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। जो 109 जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे जो एंगल बनता है उसको टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं sp3 को। तो देख लो, फेस है जो ये वाला फेस है जो स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल होंगे ये वाले, तो ये 2 उसको पॉइंट कर रहे हैं, एक उसको एक उसको। और जो ये वाला फेस है ऑपोजिट वाला, इधर हमने ये वाला डायगोनल लिया था, तो इधर ये वाला नहीं लेना, वही वाला नहीं लेना, उसके ऑपोजिट वाला लेना है, ये। तो एक उसको पॉइंट कर रहा है। एक बार मैं ड्रॉ करता हूं। ये हो गया एक क्यूबॉइड, रूम का सेंटर मान लो ये। तो एक तो ये डायगोनल का ये दोनों पॉइंट्स, और इसमें ये वाले नहीं लेके ये वाले लेने हैं, ऑपोजिट वाले। अब देखो, ये 2 और इसमें ये 2, ये 2 ऊपर और इधर वाला, करेक्ट? ये होगा टेट्राहेड्रल। इसके बीच में भी एंगल 109 होगा, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, सब बॉन्ड्स के 2 एंगल 109 होंगे।
नाउ प्रॉब्लम इज, इसके अंदर तो ठीक है, चारों बॉन्ड एक समान है, चारों 109 डिग्री के होंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें चारों एक से नहीं है। कहने का मतलब क्या है, नाइट्रोजन बीच में है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये लोन पेयर्स हैं। अब तो तुम्हें पता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन ज़्यादा होती है, मतलब इसमें और इस बॉन्ड में जो रिपल्जन होगी उससे कहीं ज़्यादा रिपल्जन इसमें और इसमें होगी, और उससे कहीं और सेम होगी, इसमें रिपल्जन और इसमें रिपल्जन सेम होगी। इसका मतलब क्या है कि अब एंगल्स 109 डिग्री रहने वाले नहीं हैं। अब जो एंगल्स हैं वो 109 नहीं रहेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा जगह चाहिए, करेक्ट। इसके बीच का एंगल 109 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। अगर सारे बॉन्ड एक जैसे हों, जैसे ये है, फिर तो ठीक है। एक्चुअली ट्राई क्या करता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो वो ट्राई करता है मैक्सिमम स्टेबल होने की। अब जो भी परिस्थितियां हैं, इसके 4 बॉन्ड हैं, ये कोशिश करेगा कि मैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी में आ जाऊं। मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होती है, जब 4 बॉन्ड्स हो, लोन पेयर भी मिला के, मतलब जब Z=4 आए, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होती है, जब 4 कॉर्नर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रल में आ जाए। यानी इस तरह से, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, मैक्सिमम स्टेबिलिटी तब है। लेकिन वो कब है, जब चारों एक समान हो, चारों की रिक्वायरमेंट सेम हो, रिपल्जन चारों में सेम हो, तब तो ठीक है, अरेंज कर दिया। अब अगर हम करेंगे तो ये वाला लोन पेयर कहेगा कि मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए, मुझे 109 से ज़्यादा एंगल चाहिए, क्योंकि मैं जो रिपल्जन दे रहा हूँ वो तुम दोनों की रिपल्जन से ज़्यादा है, तो मेरी प्रायोरिटी हाई है, मेरी रिक्वायरमेंट्स हाई हैं, मुझे एंगल भी 109 से ज़्यादा चाहिए। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा बेंड होगा इस तरफ। अब ये, इसको बोलते हैं, जो CH4 का स्ट्रक्चर है, रेगुलर टेट्राहेड्रल, उस ज्योमेट्री को बोलते हैं। कौन से 4 एंगल, 2 ऐसे और 2 ऐसे, इधर वाले 2 ऐसे इधर और 2 ऐसे, ये इधर का आ गया, ये इधर के आ गए, 2 ऐसे ऐसे। अगर इधर का ये वाला फेस ले रहे हो, तो इधर का अगर ये वाला फेस ले रहे हो, यानी ये वाला फेस, वो डायगोनल, और ये एक डायगोनल है, वो पॉइंट और ये पॉइंट, तो इधर का ये नहीं ले सकते हैं, फिर ये वाला फेस लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला फेस, ठीक है। तो लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है, लोन पेयर कह रहा है मुझे ज़्यादा एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल नीचे खींचेगा, ये आपस में पास आएंगे, ये एंगल भी खींचेगा, ये आपस में थोड़े और पास आएंगे। तो लोन पेयर से क्या हुआ, एंगल थोड़े कम हो गए 109 से। अच्छा, जो ये एंगल होगा, अब जितनी भी हम बात करेंगे, हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, मतलब एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर। इस थ्योरी में यही होगा, जब भी हम VSEPR में एंगल की बात करेंगे तो वो 2 बॉन्ड्स के बीच में एंगल होगा। लोन पेयर और बॉन्ड के एंगल को हम नहीं देखते हैं। कई बार क्या होता है, ये पॉइंट स्किप हो जाता है, एंगल की जब भी बात हो तो एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर्स, ये पॉइंट स्किप हो गया, तो सारी थियरी अगर चलती रही VSEPR की, और लास्ट में समझ आया कि अच्छा ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का एंगल नहीं था, बॉन्ड पेयर का एंगल था, तो काफ़ी मुश्किल होगी। इस बात को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो, स्टार मार्क कर लो। जब भी VSEPR में एंगल की बात हो, तो वो कौन से एंगल की बात है, वो बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स के बीच का एंगल, मतलब ये वाला एंगल, NH बॉन्ड और NH बॉन्ड, NH बॉन्ड और NH बॉन्ड के बीच की बात है। वो इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के एंगल की बात नहीं है, हम उस पर ध्यान देते ही नहीं है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर या 2 लोन पेयर के बीच का एंगल, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है इसमें, हम सिर्फ बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के एंगल को देखेंगे। सो VSEPR में ओनली एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर्स इज कंसिडर्ड। अगर किसी स्ट्रक्चर में 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर का एंगल हमें कोई मतलब नहीं है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का एंगल हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ एंगल देख रहे हैं कौन सा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब पहले बॉन्ड पेयर में एंगल था, होता मतलब 109 डिग्री 28 मिनट। पहले का मतलब क्या है, अगर चारों बॉन्ड एक समान होते तो, लेकिन इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए अब, तो ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। यानी लोन पेयर से आने से क्या होगा, बॉन्ड पेयर्स का एंगल थोड़ा कम होगा। क्यों, रिपल्जन ज़्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्जन ज़्यादा है, हम पढ़ चुके हैं ये अभी पॉइंट्स में।
तो लोन पेयर को ज़्यादा एंगल चाहिए। वो कहेगा मैं रिपेल बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी अजीबोगरीब हो रही है, जितना तुम्हारे बीच में एंगल है उतना ही मेरे बीच में और तुम्हारे बीच में एंगल हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रिपल्जन तुमसे ज़्यादा है, ज़रा थोड़ा सा बेंट हो, थोड़ी कम शेप पे आओ, ये भी कम शेप पे आएगा। करेक्ट? तो समझ रहे हो बात? लोन पेयर के आने से बॉन्ड एंगल हिलता है, लेकिन फिर भी sp3 अगर है तो हम बोलेंगे कि आया कहाँ से है, ये टेट्राहेड्रल से आया है, तो ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल ही है, इसको बोलते हैं ऐसे को टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप बदल जाएगी। अब शेप वैसी नहीं होगी, शेप में क्या आएंगे, सिर्फ शेप के अंदर आएंगे सिर्फ बॉन्ड पेयर्स। ऐसे ही आओ हम केस देखते हैं, हम ऑक्सीजन का केस देखते हैं। ऑक्सीजन में अंदर 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, यानी ये बढ़िया था, 4 बॉन्ड पेयर थे, चारों एक समान थे, तो एंगल 109 बरकरार था। इसमें एक बॉन्ड पेयर आ गया, उसने थोड़ा सा धक्का दिया, बॉन्ड पेयर ये जो एंगल था 2 बॉन्ड्स के बीच में 109 से कम हुआ। इसमें 2 लोन पेयर हैं, इमेजिन करो, ये भी लोन पेयर और ये भी लोन पेयर, ये तो और धक्का मारने वाले हैं इसको, इनके बीच का एंगल 109 से बढ़ा, इनके बीच का एंगल बढ़ा, ये और धक्का मारेगा और नीचे जाएगा, तो यानी इसमें एंगल तो और भी कम हो जाएगा। यानी लोन पेयर के आने से क्या होगा, राइट डाउन, लोन पेयर के आने से रेगुलर एंगल जो होना चाहिए था, सारे बॉन्ड एक समान होते तो रेगुलर एंगल डिक्रीजेस इफ अ लोन पेयर इज प्रेजेंट। इसीलिए ये जो एंगल होता है ऑक्सीजन में, वाटर में 2 हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, ये होता है 109 से कहीं कम, 105 डिग्री के आसपास। और अमोनिया में होता है, एक लोन पेयर है अमोनिया में, तो थोड़ा सा धक्का वो भी मारेगा, ये एंगल हो जाता है 107 डिग्री। ये 109 से थोड़ा कम हुआ क्योंकि एक लोन पेयर था, इसमें 2 लोन पेयर आ गए हैं, मस्त धक्का मारेंगे बॉन्ड पेयर्स को और एंगल हो जाएगा 105 डिग्री। समझ रहे हो बात? अब लोन पेयर के आने से क्या कहा, भेदभाव हो गया, उसने कहा मुझे ज़्यादा एंगल चाहिए, मेरी रिपल्जन ज़्यादा है, पुश किया। तो ज्योमेट्री शेप में फर्क समझ रहे हो। हाइब्रिडेशन अगर sp3 आ गई तो ज्योमेट्री होने वाली है टेट्राहेड्रल, ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ उसका, लेकिन बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा 109 से, विच विल डिपेंड अपॉन द बॉन्ड पेयर्स। अब आई होप तुम्हें समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर का, और ज्योमेट्री और शेप का भी। ज्योमेट्री सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडेशन पे डिपेंड करेगी, शेप में सब कुछ देखना पड़ेगा, लोन पेयर कितने हैं, और ये जो एंगल है याद नहीं रखने हैं। ये 109 107, ये बात अलग है कि वाटर अमोनिया का इतनी बार आएगा कि एंगल तुम्हें याद हो जाएगा, वरना सबके एंगल्स तो याद नहीं रखने हैं। आओ VSEPR पे आगे जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए बिफोर वी गो डीप इनटू VSEPR कि लोन पेयर की रिपल्जन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्जन है, और सबसे आखिरी में बॉन्ड पेयर की रिपल्जन है। तो इसलिए लोन पेयर कोई आ जाए तो उसको एंगल ज़्यादा चाहिए, इसलिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होता है। डिस्टॉर्ट मतलब हिलता है, असली रेगुलर होने से हिलता है। तो अगर कोई लोन पेयर आ जाए तो बॉन्ड एंगल हिलेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2 लोन पेयर होंगे तो और हिलेगा और कम होगा, बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल कम होगा। क्यों? लोन पेयर धक्का मारता है कि मुझे ज़्यादा एंगल चाहिए, मैं मस्त रिपल्जन कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी के लिए थोड़े दूर हो जाओ मुझसे तभी स्टेबल होगे। लोन पेयर क्या बोलते हैं, मुझसे दूर हो जाओ तभी स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। करेक्ट? और वो धक्का मारता है जब तो 2 बॉन्ड्स के बीच का एंगल कम कर देता है। सपोज यहाँ एक लोन पेयर है इधर और इसके नीचे 2 बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ है, बढ़िया रिपल्जन करेगा, बॉन्ड पेयर कम हो जाएगा एंगल। इससे हम शुरुआत करते हैं। अब हमें हर एक की ज्योमेट्री सीखनी है, हर हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री सीखनी है, अलग अलग केस करने हैं, और ये सारा कुछ जो आज कर रहे हैं ये टिप्स पे होना चाहिए। हर सब्जेक्ट का अपना अपना पार्ट होता है। केमिस्ट्री में याद करने की चीज़ें बहुत हैं, लेकिन जो ढंग से क्वेश्चन कर लेगा, ढंग से अगर क्वेश्चन कर लेते हो तो ये बिल्कुल टिप्स पे होते हैं। मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है कि कोई बच्चा जो है वो सॉल्व कर जा रहा है अच्छे से क्वेश्चन और बाद में एग्जाम में बोल गया कि मैं तो ये भूल गया, ऐसा नहीं है।
लेकिन अगर सिर्फ थियरी पढ़ोगे, क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दोगे, फिर भूल सकते हो। अब जो चीज़ है VSCPR की, ये अच्छे से कंठस्थ करनी है, बिल्कुल लर्न होनी चाहिए एकदम। आओ देखते हैं हम कैसे कैसे शेप और ज्योमेट्री चेंज होंगे। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड पेयर निकालने हैं, लोन पेयर निकालने हैं, फिर उसके बेसिस पे हम ज्योमेट्री देंगे और शेप देंगे। किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन पता हो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर हम निकाल लें, उसके बाद उसकी ज्योमेट्री लर्न होनी चाहिए और शेप याद होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं शेप किस पे डिपेंड करेगी, फिर से सिर्फ और सिर्फ दो बॉन्ड पेयर्स के बीच के एंगल को। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के एंगल का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच का कुछ लेना देना नहीं है हमें, सिर्फ दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल इज इंपॉर्टेंट। उसी में क्वेश्चन आते हैं, उसी में बात होती है। लेट्स सी, टेक द केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp। एग्जाम्पल क्या है उसके, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, sp हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन डाइऑक्साइड में। मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल सॉरी छोड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन sp है, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर्स है। हम कर चुके हैं इसका लोई स्ट्रक्चर भी, हाइब्रिडेशन भी, इसलिए मैं इसको डिटेल में बना के नहीं दिखा रहा, अदरवाइज स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर का हाइब्रिडेशन से कोई लेना देना नहीं, सॉरी पाई बॉन्ड का हाइब्रिडेशन से कुछ लेना देना नहीं है, आपको पता है। तो बॉन्ड्स कितने हो गए, पाई नहीं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए। Z भी कितना आया, Z तो देखो 2 ही आया होगा, साफ सी बात है, लिखने की जरूरत नहीं है, तभी sp है हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड्स कितने आ गए 2, लोन पेयर कितने आ गए 0। ज्योमेट्री क्या हुई, लीनियर, क्योंकि एक भी लोन पेयर नहीं है, तो शेप भी क्या हुई, लीनियर। लीनियर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लकीर। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp हो और उस मॉलिक्यूल की तुमसे वो शेप ज्योमेट्री पूछ रहा हो, तो फिर इसी पे ध्यान जाएगा, इस लाइन पे। हाइब्रिडाइजेशन sp, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, तो ज्योमेट्री शेप लीनियर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल के तौर पे BeCl2, B के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, या ऐसे ना भी देखो B कितने बॉन्ड बनाएगा, 2, क्योंकि क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, 2 क्लोरीन है। सेंट्रल एटम तो ये है, सेंट्रल एटम क्लोरीन ना हो अगर, तो फिर तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, करेक्ट। तो 2 बॉन्ड बन गए, लोन पेयर बेरिलियम के पास नहीं होगा, तो हाइब्रिडेशन क्या आई, Z क्या आया 2 सिग्मा बॉन्ड्स sp, लोन पेयर 0, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम के पास 2 हैं और मोनोवैलेंट एटम 2 है, ये हो गया 2, Z इक्वल टू 2 पे, अगेन ये सारी कहानी चलेगी। और लीनियर का मतलब क्या होता है कि ये इस तरह से शेप होगी, अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स दिखाने हो तो इस तरह शेप होगी, एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन, ऐसे ही N3 माइनस, इस तरह से शेप होगी, ठीक है। तो शेप बताने के लिए सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, बॉन्ड पेयर लोन पेयर चाहिए, इसमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है लोन पेयर की। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जांपल अगर लेते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो। जब कोई चीज ना एक बॉन्ड बना रही हो, सिर्फ एक बॉन्ड बना रही हो, 2 ही चीजें हैं मतलब सिर्फ, जैसे देखो शेप और ज्योमेट्री कब पता लगेगी हमें, अगर बॉन्ड पेयर्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर तो हो तभी तो उनके बीच का एंगल आएगा। अगर एक ही है, सपोज कार्बन और ऑक्सीजन एक ही है, अब 2 बॉन्ड हो तो मैं बता सकता हूं 180 डिग्री पे है, एक ही एंगल हो, अगर मान लो एक ही बॉन्ड हो, तो फिर तो शेप लीनियर ही रहने वाली है हमेशा। और आगे भी एग्जांपल्स आएंगे, यानी अगर पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एक ही बॉन्ड पेयर है, 2 हो तो बता सकते हैं शेप की भाई ये लीनियर है, ये आएगी तो कुछ और शेप होगी, 3 है इसमें, 4 है तो टेट्राहेड्रल हो सकती है। लेकिन अगर एक ही बॉन्ड है तो शेप हमेशा, ज्योमेट्री हमेशा, शेप हमेशा लीनियर रहेगी, ठीक है। एक ही अगर बॉन्ड हो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो शेप हमेशा लीनियर होगी। अब आ जाओ sp2 पे,
अगर Z की वैल्यू 3 आए तो क्या होती है, sp2 Z की वैल्यू 3 आ जाए तो। और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, जैसे कि BF3 में BF3 BCl3, ऐसे में लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लैनर। शेप भी वही हुई, इस केस में 0 लोन पेयर हो तो ट्राइगोनल प्लैनर। एग्जाम्पल BF3 BCl3। आओ इसके साथ एक और केस देखते हैं। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो हो सकता है एक लोन पेयर भी हो, यानी 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तब ज्योमेट्री तो वही रहती है, ट्राइगोनल प्लैनर। ओरिजिन से जो था ज्योमेट्री वही रहेगी, लेकिन अब शेप चेंज हो जाएगी। चलो पहले बात करते हैं ट्राइगोनल प्लैनर क्या होता है। ट्राइगोनल प्लैनर का मतलब है ट्राइंगल से समझ, जैसे BF3 है, इसमें 3 बॉन्ड है, ट्राइंगल्स पे लग रहे हैं। एक ट्राइंगल अगर बनाए तो त्रिकोण ट्राइंगल बनाए अगर, तो तीनों ट्राइंगल की साइड्स पे आ रहे हैं, 3 साइड होती है ट्राइंगल की और तीनों साइड पे है, करेक्ट। एंगल कितना होगा बीच में, एंगल का अगर आप बनाओगे एक और कॉलम तो एंगल इसमें कितना होता है 180 डिग्री, इसमें कितना होगा 120 डिग्री, और इसमें हो जाएगा लेस देन 120 डिग्री। मैं आता हूँ इस पे, लेस इस वाले केस पे आता हूँ, इस वाले केस पे वी शेप। पहले इस पे आते हैं। ये ट्राइंगल है। प्लैनर का मतलब क्या होता है, एक ही प्लेन में है, ये चारों चीजें एक ही प्लेन में है। क्योंकि sp3 पे हम जाएंगे तो प्लेन से हट के चीजें भी शुरू होंगी, प्लेन से हट के भी चीजें शुरू होंगी, तो जो प्लेन वाली बात है वो समझ सकते हैं। देखो बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ोगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी, ट्रस्ट में, वीडियो देखते ही याद हो जाएंगी, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट पे अटेंशन। ऐसे बिल्कुल रट के याद करोगे तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मेरे साथ साथ याद करते रहो, बहुत ही आसान होगा। हाँ, कमिंग बैक, 3 बॉन्ड है और ये सारे तीनों एक ही प्लेन में है, तो इसलिए प्लैनर बोलते हैं, ट्रायंगुलर शेप है ट्रायंगुलर प्लैनर। लेकिन अगर एक लोन पेयर आ गया, जैसे कि SnCl2 में आया, SN एक लोन पेयर, फिर क्लोरीन, हमने कौन सी शेप देखनी है, शेप का मतलब है सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे ध्यान, इन दोनों पे ध्यान दे रहे हैं बस, अब हम इस पे नहीं दे रहे हैं ध्यान। शेप क्या है इसकी, इससे और इससे डिटरमिन होगी बस। ज्योमेट्री में ये भी आ जाएगा, चलो ओरिजिन है वो ट्रायंगल प्लैनर, क्वेश्चन शेप से आएगा। शेप किस में होती है, सिर्फ ये 2 देखने हैं हमने, ये और ये, बस इसको तो देखना ही नहीं है। अब कैसी शेप हुई, वी शेप हुई, करेक्ट, इसलिए वी शेप लिखा। बेल्ट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये था जो एंगल, ये कितना था 120 डिग्री, ये 120 से कम होगा। मैंने बताया था लोन पेयर को ज़्यादा जगह चाहिए, लोन पेयर की प्रायोरिटी अहमियत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, इनको दबाएगा थोड़ा सा, इन एंगल्स को दबाएगा ना कि हाँ मुझे ज़्यादा चाहिए एंगल, 120 से मेरा मन नहीं भरता, मुझे ज़्यादा चाहिए। अब ये और ये 120 से बढ़ेंगे अगर, तो ये कम होगा 120 से, इसीलिए इसको एंगुलर भी बोलते हैं, सॉरी वी शेप भी बोलते हैं और बेंट भी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट केस ऑफ कोर्स sp3 का है, जब z इक्वल टू 4 आ जाए sp3। और तुमने एग्जाम्पल देखा हुआ है CH4 का, बॉन्ड पेयर्स कितने थे उसमें 4, लोन पेयर कितने थे 0, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, उसको टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं, 2 बॉन्ड्स ऐसे और 2 बॉन्ड्स ऐसे, ऐसे और ऐसे। अगेन शेप टेट्राहेड्रल, जब एक भी लोन पेयर ना हो तो शेप और ज्योमेट्री सेम होंगे। एग्जाम्पल तुम्हें पता है CH4, CCl4, CF4, इस तरह के एग्जाम्पल्स। कार्बन ही सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, और NH4+,
एक्चुअली प्लस लगा के मैंने नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो नाइट्रोजन कार्बन जैसा हो गया, तो ये CH4 जैसा ही हो गया एक तरह से। कमिंग ऑन टू बॉन्ड एंगल, ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। चारों एंगल्स बिल्कुल एक समान होंगे, मतलब एक भी लोन पेयर ना हो तो सभी बॉन्ड्स की अहमियत बराबर होती है। लेकिन 3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर आए, तब तो ज्योमेट्री हिलेगी। कौन हिलाएगा उसको? लोन पेयर। अब क्या होगी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। अब क्या होगी शेप? शेप इसमें जैसे कौन सा केस हो गया एग्जांपल? लेट्स टेक द केस ऑफ sp3, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, टेट्राहेड्रल, और इसको बोलते हैं बेंड शेप। 3 बॉन्ड जब आएंगे, 3 बॉन्ड आ गए, जैसे कि NH3 का केस देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाँ नहीं सॉरी, पिरामिडल बोलते हैं इसको, पिरामिडल। पिरामिडल मतलब 3 बॉन्ड जब आ गए इस तरह से और इनको थोड़ा सा दबाया तो पिरामिडल शेप होगी। एग्जाम्पल इज NH3 और NCl3, इस तरह से NF3। ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें हाइब्रिडेशन sp3 है और एक लोन पेयर है। और एंगल क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स लेस देन, बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। जिम्मेदार कौन है उसका? लोन पेयर है। फिर एक और केस sp3, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। कौन सा एग्जाम्पल? वाटर हमने किया था। ज्योमेट्री तो वही रहती है, शेप क्या आ जाएगी? शेप अगेन एक ही बॉन्ड रह गया जब, जैसे कि वाटर का केस कैसे होता है? ऑक्सीजन। अब ये एक ही एंगल रह गया, जब ऐसा एक ही एंगल रहे जैसे इसमें भी रहा था वी शेप एंगुलर, SnCl2 में भी ऐसा था। भले लोन पेयर एक था लेकिन दिखने में तो ऐसा ही था ना। शेप किस पे बताती है कि ये दिखने में कैसा है? शेप उसके बारे में बताती है क्या दिखने में कैसा है, जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच का एंगल। अब अगर 2 बॉन्ड ही रह जाएं, जैसे इसमें 2 बॉन्ड है H2O में, जैसे इसमें 2 बॉन्ड है, जब 2 बॉन्ड रह जाए तो उसको शेप दिखने में कैसा हो जाता है? वी शेप या फिर एंगुलर। अगेन इसकी भी वही होगी, वी शेप या एंगुलर। याद करने का तरीका क्या है? जब 2 बॉन्ड रह जाएं, 2 ही बॉन्ड रह जाएं और इस तरह से, जैसे वाटर में और SnCl2 में 2 बॉन्ड, उनके बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगुलर या वी शेप। और पिरामिडल कब? जब 3 बॉन्ड हो, एक लोन पेयर हो, sp3 हाइब्रिडेशन में। वो जो 3 था इस तरह से, इसको बोलते हैं पिरामिडल शेप। तो एग्जाम्पल के तौर पे वाटर वी शेप में एंड H2S, एंगल ऑफ कोर्स 109 से कम होगा, 28 मिनट से कम ही होगा। एक्चुअली याद नहीं रखने एंगल, इसलिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ 109 28 से कम होगा। फिर भी कोई डीप क्वेश्चन जाके पूछे कि इसमें एंगल ज़्यादा है, इसमें है, तो इसमें ज़्यादा है क्योंकि एक लोन पेयर है। तो ये याद रखने हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ फिर अगला क्वेश्चन, sp3 में अगर सपोज 1 बॉन्ड पेयर हो, 3 लोन पेयर हो जाए तो शेप क्या होगी? मैंने बताया था एक ही अगर बॉन्ड हो तो शेप तो लीनियर ही होनी है। 2 बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल देखते हैं ना शेप के लिए कि कैसे एडजस्टेड है। बॉन्ड पेयर्स जो हैं जितने भी हैं आपस में कैसे एडजस्टेड है, उसकी शेप को बताता है। अगर बॉन्ड पेयर एक हो फिर तो लीनियर ही शेप है, एक ही बॉन्ड है, 2 एटम्स हैं A B, शेप क्या ऐसे आएगी? लीनियर ही आएगी हमेशा। यानी ये केस मैं नहीं लिख रहा हूं, शेप विल बी लीनियर। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, z इज इक्वल टू 4 तक हमने किया। अब 5 पे देख रहे हैं। 5 पे क्या आएगा? sp3d, 4 और 5 sp3d। बॉन्ड्स पेयर कितने हो जाए? 5, लोन पेयर हो जाए 0, तो ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल।
शेप भी वही आएगी, एग्जाम्पल लो PCl5। एंगल अलग लगाएंगे, एक तो आएगा 120 और एक आएगा 180 डिग्री। 120, 180, 90 सारे एंगल आएंगे। शेप एक्चुअली 3D होगी इसमें भी, जिसे टेट्राहेड्रल से हम 3D पे आ गए। दिस इज द सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाली हाइब्रिडाइजेशन, sp3d ट्रायंगोनल बायपैरामिडल। क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं इसके बारे में, ठीक है। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम कैरी करेंगे बाकी चैप्टर्स में भी, ऑर्गेनिक में और जगह, उसमें sp3 इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अगर सिर्फ इसी बॉन्ड एंगल्स की बात करें जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज वाले टॉपिक में, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है sp3d। थोड़ा सा इसकी थ्योरी और ज़्यादा भी जाती है बाकी के कंपैरिजन में, इसके बारे में काफ़ी बात कर सकते हैं हम, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी इलेबोरेट कर सकता हूँ मैं इसको। अब आओ देखते हैं कैसा होता है। देखो PCl5 है, पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। हाफ 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मोनो एटम्स 5 हैं, 10/2 5 आ गया। Z=5 पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कैसे है ये ज्योमेट्री? 3 तो ट्रायंगल में अरेंज्ड है, जैसे ट्रायंगल प्लानर किया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, याद करो BF3 के केस में, वैसे ही फॉस्फोरस बीच में है, 3 क्लोरीन एक ट्रायंगल में है और वो ट्रायंगल एक प्लेन में है। BF3 का केस याद करो, तीनों बॉन्ड ट्रायंगल की साइड्स पे थे और एक ही प्लेन में थे, तो वैसा ही वैसा है, 3 बॉन्ड्स प्लेन साइड्स पे हैं, ये फॉस्फोरस सेंटर पे है। और उसके साथ अब जो बाकी के 2 क्लोरीन है वो कैसे हैं? अबव एंड बिलो द प्लेन। समझ रहे हो मेरी बात? सपोज करो ये एक प्लेन है ना, ये प्लेन है सारा, तो इसमें एक ट्रायंगल बना लो, ऐसा ट्रायंगल बन गया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, लेकिन एक क्लोरीन प्लेन के ऊपर ऐसे, एक क्लोरीन प्लेन से नीचे, इस तरह से, मतलब ये प्लेन ले लो। चलो ये ट्रायंगल बना लिया, इस पे 3 क्लोरीन एडजस्ट हो गए। यहाँ पे एक क्लोरीन, ये फॉस्फोरस बीच में है बिल्कुल, जहाँ पे S लिखा है वहाँ पे फॉस्फोरस है। ये ऊपर एक क्लोरीन और एक क्लोरीन ऐसे नीचे, समझ रहे हो? 5 क्लोरीन देख पा रहे हो। अब 3 तो एक ही प्लेन में है साथ में, एक प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन के नीचे है। तो ये होता है ट्रायंगल बायपैरामिडल। पिरामिड क्या है? ट्रायंगल तो ये हो गए ट्रायगोनल, पिरामिड एक ऊपर, मतलब एक ये वाला पिरामिड और एक ये पिरामिड। तो ये 5 बॉन्ड दिखा रहा हूं मैं। इसको मैंने अलग क्यों लिखा? क्योंकि इनकी नेचर अलग होती है। इनको बॉन्ड बोलते हैं, जो ये बॉन्ड है, ये जो ट्रायंगल वाले बॉन्ड है, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ट्रायंगल वाले बॉन्ड्स को, ट्रायंगल पे जो बॉन्ड है, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो ये ऊपर नीचे हैं, तो ये कितने हो गए टोटल? 3 हो गए इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये जो ऊपर नीचे बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड कितने होते हैं? कुल संख्या 2, अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ ट्रायंगल। ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है। जबकि हमने याद करो हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था, सारे बॉन्ड एक समान हैं। एक बार हाइब्रिडाइज हो गए, मिक्सिंग हो गई, तो फिर सारे बॉन्ड्स एक समान है, हमने पढ़ा था ना हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो रहा है, तो दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो। सबकी एक्सेप्शन आती है, हाइब्रिडाइजेशन की तो गिनी चुनी 1-2 आएंगी बस, मैं बताऊंगा कब आएंगी। इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड बोथ हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, करेक्ट, बोथ हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इतनी बात जो है, जैसे मैं अभी जो बात बताऊंगा, अभी 2 बॉन्ड्स का नाम बताया मैंने, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लोन पेयर कहाँ जाएगा, आएगा तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। बाकी में तो सारे एक समान थे, कोई पंगा नहीं हो रहा था, इसमें अलग अलग है। तो दिस इज जितनी भी हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा बात इसके बारे में होती है। दीज 2 आर डिफरेंट, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड्स
हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, और कहीं नहीं होता ये। बॉन्ड लेंथ तो बराबर होती थी ना, मैं बता रहा था कि एक बार हाइब्रिडाइज हो गए तो पता ही नहीं था कि कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कौन सी कम है, सभी बिल्कुल एक समान हो रही थी। इसमें नहीं है ऐसा, बॉन्ड लेंथ हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अच्छा, एक और बात थोड़ी बाद में करनी थी क्योंकि लेकिन यहां यूज हो रही है, मैं अभी कर देता हूं। बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी का उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, समझ रहे हो। जब दो एटम्स आएंगे, अगर तो बिल्कुल पास पास हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। और अगर बहुत दूर दूर है, दो बॉन्ड्स हैं, दो एटम बहुत दूर दूर हैं, तो बॉन्ड लेंथ कैसे होगी, बड़ी, लेकिन स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं उसको, स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। तो समझ रहे हो, पास पास हैं, वेरी नियर टू ईच अदर, देन द बॉन्ड विल बी स्टेबल। एंड इफ टू एटम्स आर फार, बॉन्ड लेंथ इज मोर लार्जर, द बॉन्ड विल बी वीक। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है तो पास पास होने चाहिए, करीब, निकट। तो बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं इन दोनों की, हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। डिफरेंट तो ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन सी है, इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ इज लेस देन एक्सियल। एक्सियल कौन से, ऊपर और नीचे प्लेन के। इक्वेटोरियल कौन से, ट्रायंगल वाले। इक्वेटोरियल ट्रायंगल है ना ये, इसलिए बॉन्ड लेंथ लेस देन एक्सियल, किसकी, इक्वेटोरियल की। देयरफॉर इक्वेटोरियल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन एक्सियल बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर क्यों है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ उसकी कम है। कम का मतलब क्या होता है, पास पास है, जकड़े हुए हैं एक दूसरे को, और जकड़े हुए हैं तो मतलब स्ट्रॉन्गर है। तो अगर कोई पूछ ले कि ये बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी कि ये बॉन्ड तोड़ने में, तो तुम्हें पता है ये पास है, स्टेबल ज़्यादा है। स्टेबल ज़्यादा है तो जद्दोजहद ज़्यादा करनी पड़ेगी तोड़ने में उसको, द प्रोसेस विल बी मोर टीडियस। हेंस इस वाले बॉन्ड को तोड़ने में वी नीड मोर एनर्जी, यानी ये फॉस्फोरस 1 वाले क्लोरीन को तोड़ने के लिए वी नीड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू फॉस्फोरस और ये 2 क्लोरीन में, बिकॉज दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। बीइंग एन इक्वेटोरियल बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दिस बॉन्ड, एंड इसकी बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन दिस बॉन्ड लेंथ। आई होप अभी क्लियर है। एंड दिस इज वन एक्सेप्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो। ये एक एक्सेप्शन भी है हाइब्रिडाइजेशन का, क्या कि बॉन्ड लेंथ ही अलग अलग हो गई। हम तो हाइब्रिडेशन में पढ़ रहे थे कि इंटरमिक्सिंग के बाद सब एक समान है, यहाँ वैसा नहीं हो रहा। हेंस दिस इज ऑल्सो एन, प्लीज राइट डाउन, एक्सेप्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद और भी पॉइंट्स हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव की एप्लीकेशन तो बहुत ही ज्यादा है, भर भर के हैं, सारी ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में भी काफी है। बार बार सुनते रहोगे। आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की उतनी ज़्यादा बार नहीं आएंगे वो, बट इसकी एप्लीकेशन तो बेइंतहा है। किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज एक्सियल बॉन्ड। तो अगर कोई पूछ ले PCl5 की शेप बनाओ, तुम बना दोगे अब तो, अगर अभी ध्यान से सुन रहे थे तो बना दोगे। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि मुझे शेप बताओ PCl4F की, या फिर PCl3F2 की, या फिर PCl2F2 की, क्या इसकी, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन। तो तुम्हें पता है 3 बॉन्ड तो ऐसे, 3 बॉन्ड तो दिख रहे हैं। थोड़ी सी ट्रायंगल शॉर्ट कर देता हूं। 3 बॉन्ड है ऐसे। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा होता है ना फ्लोरीन, तो ये यहां पे आएगा, बाकी क्लोरीन इधर कर दो, हो गया PCl4F, करेक्ट।
और कोई PCl3 F2 बोले तो एक F इधर, एक F इधर, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। क्लियर है? अब PCl2F3 बना लोगे, एक F इधर, एक F इधर, एक F इधर। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां जाता है? एक्सियल बॉन्ड में। तो मुझे बना के दिखाओ PCl2F2Br2। इसकी शेप बना के दिखा दो मुझे। हाइपोथेटिकल है लेकिन तुम बना के दिखाओ मुझे, कमेंट्स में बताओ कैसी होगी इसकी शेप। फिर कमिंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, लोन पेयर अगर कोई हो तो, अगर इसी शेप में कोई लोन पेयर आ जाए तो पांचवा पॉइंट लिखो, एक्सियल इक्वेटोरियल बहुत हुए। अब लोन पेयर की बात करते हैं। लोन पेयर हो तो कहां पे जाएगा? इक्वेटोरियल बॉन्ड में। ये भी याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी और बात करेंगे। ये शेप बना के दिखाना मुझे इसके बारे में, क्यों इसकी हाइब्रिडेशन से क्यों बिगड़ गया ये, क्यों इसको एक्सेप्शन में मान सकते हैं हाइब्रिडेशन के, क्यों ये दोनों बॉन्ड अलग अलग तरह के होते हैं, और साथ में थोड़ी सी एडवांस की बात करेंगे। एडवांस में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ये हाइब्रिडेशन क्या है? sp3d। तो ऐसा एक थियरी ऐसा मानते हैं कि ये sp2 और pd ऐसे हो रही है हाइब्रिडेशन, इन दोनों की अलग, इन दोनों की अलग। क्यों? हाइब्रिडेशन में याद करो कि एनर्जी जब सेम सी हो तब वो ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं, वो ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं जिनकी सेम सी एनर्जी हो। लेकिन s और d की एनर्जी क्या है? काफी अलग अलग हो गई, वो मिक्स नहीं कर पाते। तो दो हाइब्रिडेशन हो रही है इसमें, तीन की अलग, दो की अलग। ये तीन कहाँ गए? इक्वेटोरियल में। वो दो कहाँ गए? ये दो गए एक्सियल में। और इसलिए भी, और ये दोनों पॉइंट्स भी इसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर पाते हैं। तभी थ्योरी को इंपॉर्टेंस देते हैं हम। थ्योरी को इंपॉर्टेंस कब देते हैं? तो कुछ बात बता रहा हो, अच्छी से एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, जो हो रहा है उसके निकट हो, पास हो उसके, जो एक्चुअल में हो रहा है एक्सपेरिमेंट से, उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो थ्योरी तो कोई कुछ भी दे सकता है, राइट? हम किसको मानेंगे? थ्योरी को जो एक्सप्लेन कर पा रहा है। चलो, ये दिस विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।